It expectantly awaited her arrival. और दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही थी. Expectantly, उम्मीद के साथ. To expect मतलब उम्मीद. I expect a reply from you. मैं आपसे एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ. प्रतीक्षा नहीं, उम्मीद करना. I expect a good answer from you. मैं तुमसे एक अच्छे उत्तर की उम्मीद कर रहा हूँ. I expect you will complete your work by evening. मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम तक तुम अपना काम पूरा कर लोगे. So to expect मतलब, और उससे बना expectantly. It expectantly awaited her arrival. ये जो दुनिया है वह उम्मीद कर रही थी कि वो आएगी. She saw herself riding there behind Joff. वो एक कल्पना की उड़ान शुरू होती है. अब वो कल्पना की दुनिया में जाने लगती है और देखती है, महसूस करती है कि मैं जॉफ के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हूँ पीछे. राइडिंग बिहाइंड जॉफ. टू राइड मतलब बैठना. आई एम गोइंग फॉर ए राइड मतलब मैं घूमने जा रहा हूँ. मोटरसाइकिल में या कार में या साइकिल में या स्कूटर में, इसे आई एम गोइंग फॉर ए राइड. ही इज राइडिंग ऑन द हॉर्स. वह घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है. ऊपर बैठना वो राइड कहलाता. और राइड का मीनिंग होता है आई एम गोइंग फॉर ए राइड मतलब घूमना. तो देखिए राइड शब्द का कंटेक्स्ट के अनुसार कैसे मीनिंग बदल रहा है. तो यहाँ पे लेखक ने अपनी कहानी के माध्यम से ऐसे बहुत से शब्दों का उपयोग किया है जिसका कंटेक्स्ट में एक अर्थ है और नॉर्मल में दूसरा अर्थ है. सामान्य रूप में उसके शब्दों के दूसरे अर्थ. यहाँ भी देखिए राइड का. इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड अराइवल. शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉफ. उसको वो अब कल्पना करने लगी कि मैं जॉफ के पीछे बैठी हूँ मोटरसाइकिल में और वहाँ जा रही हूँ. और जॉफ क्या कर रहा है? जॉफ वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर. और जॉफ जो है एक नया शानदार चमकता हुआ काले चमड़े का एक जैकेट पहना हुआ है. और वो खुद क्या पहनी है? ए येलो ड्रेस विद ए काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड. और वो खुद एक येलो पीले रंग का कपड़ा पहनी हुई है जिसका लबादा है पीछे. केप मतलब लबादा, लंबा थोड़ा निकला हुआ. वो ये सब कल्पना हो रही है. दैट जॉफ इज राइडिंग ए मोबाइक. I am sitting behind him. We are going places. We are going places. हम अलग अलग जगह हम घूमने जा रहे हैं और इसीलिए कहानी का शीर्षक क्या है? Going places. देखिए कैसे अब वो गोइंग प्लेसेस वाली बात शुरू होती है. अलग अलग जगह जाना, दैट इज गोइंग प्लेसेस. और वो खुद स्वयं एक सुंदर सा पीले रंग का कपड़ा पहनी हुई है जिसका एक लबादा है लंबा सा पीछे निकला हुआ. और मोटरसाइकिल में लड़का एक हीरो जैसा बैठा हुआ है, काले जैकेट जो चमक रहा है ऐसा जैकेट पहना हुआ. कितना सुंदर वर्णन है. उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ इस दृश्य की यात्रा में साथ हैं. यू आर ऑल्सो. आपको भी एक कल्पना करना है. ये सब कल्पना की उड़ान है. And with a kind of cape that flew behind her, there was the sound of applause as the world rose to greet them. और बहुत तालियां बजती हैं. उसको लगता है बहुत तालियां बज रही हैं. Sound of applause. Applause माने ताली. APPLAUSE. और उसी से बना to applaud. To applaud मतलब ताली बजाना. And the world will applaud you if you come first. यदि तुम पहला आओ तो दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी. तो ताली बजाना के लिए शब्द है to applaud. तो यहाँ पे उसने सुना तालियों की गड़गड़ाहट और ऐसा लगा कि मानो पूरी दुनिया उसको ग्रीट करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई है. The whole world rose to greet them. Rise माने उठना. राइज का पास्ट टेंस है रोज. रोज टू ग्रीट. ग्रीट करना मतलब स्वागत करना, नमस्ते करते हुए स्वागत करना. सो द होल वर्ल्ड स्टूड अप टू ग्रीट हर विद अप्लॉज. ये सब कल्पना हो रही है, बड़ी सुंदर कल्पना है. He sat frowning at the only component
He sat frowning at the oily component he cradled in his hands. एक और सोफी पता नहीं किस दुनिया में चली गई थी सोचते सोचते, जब वो उसने जॉफ को देखा मोटरसाइकिल को टिंकर करते हुए एक पार्ट को। वहीं दूसरी ओर जॉफ क्या कर रहे थे? जॉफ चेहरे में एक गुस्सा लाया हुआ था। फ्राउन करना मतलब त्योरियां बनाना। यहाँ पे जो लकीर जब आ जाती है गुस्से में तो उसे कहते हैं फ्राउन। वाई इज देयर फ्राउन ऑन योर फोरहेड? तुम्हारे माथे में ये सब लाइनें क्यों आई हैं? मतलब तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? किस बात की चिंता कर रहे हो? चिंता में आती है लाइनें या गुस्से में आती? सो जॉफ क्या कर रहा था? जॉफ वॉज सिटिंग फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब पार्ट ऑफ मशीन। किसी भी मशीन के किसी भी पार्ट को कंपोनेंट बोलते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का कंपोनेंट हो, चाहे मोबाइल का कंपोनेंट हो, या गाड़ियों का कंपोनेंट हो, या किचन के इंस्ट्रूमेंट का कंपोनेंट हो। किसी भी मशीन के पार्ट को कंपोनेंट बोलते हैं। सो ही सैट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट ही क्रैडल्ड इन हिज हैंड। क्रैडल मतलब क्या होता है? वैसे तो क्रैडल का अर्थ होता है झूला, लेकिन यहाँ पे क्रैडल का अर्थ क्या हुआ? झूले जैसा जो हाथ में रखा हुआ था। कंटेक्स्ट में मीनिंग है। क्रैडलिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ में जो उसने कंपोनेंट रखा था वो ऑयली था, तेल तेल लगा था, और उसको देखते हुए वो एक तरीके से फ्राउन कर रहा था, गुस्सा कर रहा था या चिंतित था। एज दो इट वर ए स्मॉल डम एनिमल एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक। और ऐसा लग रहा था मानो वो जो उसके हाथ में है वो कोई एक गूंगा जानवर है जिससे वो कुछ बुलवाना चाह रहा है। उसकी हरकत के बारे में सोफी बोल रही है कि मेरा भाई जॉफ जो है वो हाथ में तेल जैसा कुछ सामान रखा हुआ था, ऑयली कंपोनेंट, और उसको ऐसा देख रहा था, फ्राउन कर रहा था, मानो वो उससे कुछ बुलवाना चाहता है। और वो जो हाथ में जो चीज़ थी मानो वो कोई सा ऐसा जानवर है जो डम्ब है। डम्ब मतलब गूंगा। एज इफ इट वेयर ए डम एनिमल एंड ही वांटेड इट टू स्पीक। और वो चाह रहा था कि ये कुछ बोलेगा। इतने में सोफी क्या बोलती है? जब जॉफ ऐसा कर रहा था, अपने काम में व्यस्त था, सोफी ने कहा, आई मेट डैनी कैसी। आई मेट डैनी कैसी। ये डैनी कैसी कौन है? और जैसे डैनी कैसी उसने कहा, सो ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली, एकदम अचानक। एब्रप्टली मतलब अचानक, एकदम वो डैनी कैसी नाम सुनते वो चौंक गया और उसने पूछा, कहाँ? सोफी बोलती है, इन द आर्केड। फनीली इनफ, एक तरह की जगह, एक बाजार होती है, वहां मैंने देखा और बड़ा अजीब लगा मुझे। फनीली इनफ, फन मतलब मजाक और फनी मतलब विचित्र। फन माने मजाक और फनी मतलब विचित्र। दैट गर्ल इज लुकिंग वेरी फनी। वो लड़की बड़ी अजीब लग रही है। हिज बिहेवियर इज वेरी फनी। उसका व्यवहार बड़ा विचित्र है। उसी से बना फनीली इनफ। बड़ा अजीब लगा मुझे, फनीली इनफ, दैट ही वॉज सीन इन द आर्केड। ये घटना क्यों, क्या हो रही है? सोफी बोलती है कि मैंने डैनी कैसी को देखा, जिससे वो चौंक जाता है ऐसा सुन के। जैसे उसने, अभी तक तो पूरा ध्यान जॉफ का अपने काम पे था, पार्ट को देख रहा था, उसमें व्यस्त था, लेकिन जैसे सोफी ने कहा मैंने डैनी कैसी को देखा, तुरंत उसका माथा ठनका। उसने मुड़ा और पूछा, कहाँ? तो सोफी ने कहा, मैंने उसे आर्केड में देखा। बड़ा अजीब है, आर्केड में मेरे को मिल गया। तो सोफी के इस ऐसा कहने पर जॉफ फिर तुरंत बोलता है, इट्स नेवर ट्रू। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम उसे वहाँ देखे हो। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बता दूं, डैनी कैसी इज अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर, एक्सेलेंट फुटबॉल प्लेयर।
वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर जो यूरोपियन लीग और बड़े बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और उसके कंट्री का क्या नाम है? आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ है देखेंगे। इंग्लैंड का एक हिस्सा, एक स्वतंत्र देश की तरह उसका अस्तित्व है, लेकिन वो है वैसे ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा। आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। नक्शे में देखिए आयरलैंड। आयरलैंड का जो क्लब है, आयरलैंड की जो फुटबॉल टीम है, वर्ल्ड फेमस टीम है। आयरिश फुटबॉल इज ऑफ ए वेरी हाई लेवल फुटबॉल। तो फुटबॉल का ये प्रसिद्ध खिलाड़ी डैनी कैसी, जो अपने देश के लिए या इंटरनेशनल मैचेस 150 खेल चुका था, उसके बारे में जैसी सोफी ने कहा कि मैंने डैनी कैसी को देखा, एकदम ये चौंक गया। कहाँ? इसने कहा आर्केड में। तो इसने कहा इट्स नेवर पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सोफी ने कहा हाँ मुझे भी ऐसी लगा, आई डिड टू। तो उसने कहा क्या तुमने पापा को बताया? यू टोल्ड डैड अबाउट डैनी कैसी? शी शुक हर हेड। उसने कहा नहीं बताया। चेसन्ड एट हिज अनअवेयरनेस। चेसन्ड मतलब अपनी गलती को समझते हुए। चेसन्ड हो जाना मतलब थोड़ा समझदार हो जाना। CHASTENE। चेसन करना मतलब थोड़ा उसको साफ सफाई कर देना। तो चेसन्ड इन हिज अनअवेयरनेस, अपने अज्ञानता की गलती महसूस करते हुए उसने कहा शी शुक हर हेड, उसने सिर हिलाया। चेसन्ड एट हिज अनअवेयरनेस, उसकी अज्ञानता की महसूस करते हुए, दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, वो हमेशा अपने सीक्रेट, ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। सोफी सोचती थी, सोफी का मानना था कि हमेशा मेरे बारे में मैं सबसे पहले अपने बारे में उसी को ही बताती हूँ। किसको? अपने भाई को, जिसका नाम जॉफ था। ये ऐसा बात क्यों कह रहे हैं लेखक? क्योंकि जॉफ ने सवाल पूछा क्या तुमने डैडी को बताया? जैसे ये सवाल होता है वैसे ये शांत हो जाती है, अपनी गलती महसूस करती है। एट द अनअवेयरनेस, उसकी अज्ञानता पर हुई गलती को महसूस करती है। और ये लगता है उसे कि जॉफ को तो मैं हमेशा अपनी बात सबसे पहले बताती हूँ। जॉफ कहता है आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये कहती है सोफी, देयर आई वर लुकिंग एट द क्लोज इन द रॉयल्स विंडो। वहाँ आर्केड में मैं कपड़ों को देख रही थी, एक दुकान के रॉयस विंडो, रॉयस के खिड़की में क्लोज कपड़ों को देख रही थी, जब कोई आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। अब देखिए कल्पना की उड़ान कहाँ जा रही है। ये सब हो नहीं रहा है, ये सब कल्पना। एक कल्पना थी बुटीक की, एक कल्पना थी बुटीक मैनेजर बन जाने की, पैसा कमाने थी। एक कल्पना की उड़ान थी, किशोरावस्था की कल्पनाओं की बात हो रही है, एक्ट्रेस बनने की। एक कल्पना थी कि मैं एक्ट्रेस भी बनूंगी और उसके साथ ही साथ मैं फैशन डिज़ाइनर, कपड़े भी बेचूंगी। उसके बाद अब देखिए यहाँ कल्पना की दूसरी उड़ान शुरू होती है। अब वो कहती है कि मैंने डैनी कैसी को देखा, वो मेरे पीछे खड़ा था। वो कल्पना कर रही है कि मोटरसाइकिल में मेरा भाई मुझे ले जा रहा है, काले जैकेट पहना हुआ है, आदि आदि। ये सब कल्पनाएं हैं और ये कल्पनाएं इस उम्र के लोगों में आती हैं। जब मैं वहाँ कपड़ों को देख रही थी तो मेरे पीछे कोई आया, समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, के बाजू में। बाय द साइड ऑफ मतलब के बाजू में। यू स्टैंड बिसाइड मी, तुम मेरे बाजू में खड़े हो। तो बिसाइड और बिसाइड्स दो अलग शब्द हैं। BESIDES, बिसाइड्स मतलब बिसाइड दिस, के बदले में,
और बिसाइड मतलब के बाजू में। एक का मतलब है के बदले में और दूसरा है के बाजू में। यहां पर बिसाइड शब्द है। बिसाइड्स मतलब के अलावा, के बदले नहीं, के अलावा। यू विल गो बिसाइड्स राम, राम के साथ तुम भी जाओगे। एंड यू आर स्टैंडिंग बिसाइड राम मतलब राम के बाजू में तुम खड़े हो। तो ये बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर स्पष्ट हो गया अब आपको। अब यहाँ हम बढ़ते हैं, कहते हैं ही स्टूड बिसाइड मी, मेरे बाजू में खड़ा था। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसी, और मैंने फिर आसपास देखा कौन खड़ा है। जब मैं कपड़े देख रही थी तो ऐसा लगा कोई बाजू में खड़ा हो गया, तो मैं ऐसा देखी तो मुझे डैनी कैसी दिख गया। तो मेरे कपड़े को देखने के दौरान दुकान में, रॉयसी में जो कपड़े में देख रही थी, उस दौरान जो मेरे बाजू में हलचल हुई उससे मैं मुड़ी तो और कौन हो सकता था, वो डैनी कैसी था। मुझे आश्चर्य हुआ। इतना सुनने के बाद जॉफ कहता है ऑल राइट, व्हाट इज ही लुक लाइक। अच्छा ठीक है, तुमने जो कहा मान लिया, वो कैसा दिखता है वो, जरा बताओ थोड़ा। ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। तुम्हें मालूम है जॉफ, तुम्हें मालूम है वो कैसा दिखता है। सोफी सेज क्लोज टू, आई मीन, अच्छा किसके जैसा दिखता है थोड़ा बताओ तो। वो जानना चाह रहा था कि सोफी ने वास्तव में देखा है या गप मार रही है, तो इसलिए उसने पूछा क्लोज टू, आई मीन। क्लोज टू का मतलब बंद करना नहीं, क्लोज मतलब बंद, क्लोज टू मतलब उसके जैसा दिखने वाला कोई निकटतम व्यक्ति कौन था। यू आर स्टैंडिंग क्लोज टू मी, तुम मेरे बहुत निकट खड़े हो। ही स्टैंडिंग क्लोज टू हिज फादर, निकट खड़ा हुआ है। तो निकटता, तो उससे निकट किसी का चेहरा मालूम हो तो बताओ। क्लोज, क्लोज टू आई मीन। सोफी कहती वेल ही हैज़ ग्रीन आईज, उसकी हरी आंखें हैं। जेंटल आईज, बड़ा सौम्य दिखता है, आंखें बड़ी सौम्य हैं, बहुत तेज चमक वाली नहीं है। एंड ही इज़ नॉट टॉल एज यू थिंक, और वो उतना ऊंचा नहीं जैसा तुम सोचते हो। ऐसा कहते हुए सोफी अब कुछ कहानी बनाई जा रही है। वो बोलती है जब उसने, जॉफ ने उसको खोदने की कोशिश की तो सोफी अब क्या बोले, तो उसने कुछ कहानी बनानी शुरू की। उसकी हरी हरी आंखें हैं और बड़ी प्यारी आंखें हैं, बड़ा अच्छा दिखता है, सौम्य है, वो तुम्हारे जितना ऊंचा भी नहीं है, ऐसा बोलते चली गई। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, उसे समझ में नहीं आया कि वो उसके दांतों के बारे में बोले कि ना बोले, लेकिन अंत में फिर नहीं बोला। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, दांतों के बारे में नहीं बोला। शी वंडर्ड इफ शी शुड स्पीक अबाउट हिज टूथ बट स्टेड अवे फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट इट, डिसाइडेड अगेंस्ट इट। जब ये बातचीत चल रही थी उस दौरान दूसरे कमरे में जो पिताजी थे वो बाथरूम चले गए थे और नहा के निकल रहे थे। Their father had washed. When he came in and his arms were shiny and pink. अब पिताजी, अब तक इतनी देर में पिताजी नहा चुके थे और कमरे में आए और उनका शरीर चमक रहा था, शाइनी चमक रहा था और गुलाबी। And he smelled of soap, और शरीर से सोप की खुशबू आ रही थी। नहा के आए थे, सोप लगाए थे, साबुन से नहाए थे, स्वाभाविक है खुशबू तो आएगी ही। तो ये देखिए दृश्य का कितना सुंदर वर्णन हो रहा। आने के बाद ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, वो टीवी ऑन कर देते हैं। टॉस्ड वन ऑफ द लिटिल डेरेक्स टॉयज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, और एंड सैट डाउन विथ ए ग्रंट। ग्रंट मतलब एक गुर्राने वाली आवाज, ऐसी वाली जो आवाज है उसे ग्रंटिंग कहते हैं। तो ग्रंट करते हुए वो बैठ गए, लेकिन बैठने के पहले उन्होंने ज़मीन में कुछ डेरेक का एक खिलौना था, उसको उठा के सोफा में फेंक दिया। स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, टॉस्ड वन ऑफ हिज लिटिल डेरेक टॉयज,
टॉस करना मतलब उठा देना। एक तो होता है क्रिकेट में आपने देखा टॉस करना, टॉस करने का मतलब क्या होता है? उछालना, उससे बना है टॉस, तो उछालना। तो उन्होंने उस खिलौने को उछाल दिया, कहाँ पर? टॉस्ड वन ऑफ लिटिल डेरेक थिंग्स फ्रॉम हिज चेयर इनटू दिस सोफा। जिस कुर्सी में वो बैठ रहे थे वहां पे वो सामान रखा हुआ था, बैठने के लिए उन्होंने उसके डेरेक के सामान को उठा के सोफे में फेंक दिया, टॉस कर दिया। एंड सैट डाउन विद ए ग्रंट, और थोड़ा गुर्राते हुए बैठ गया। आवाज, गुर्राना मतलब गले से आवाज निकलती हुई, खखारना जिसको हम कहते हैं ना कई बार, वो भी ग्रंटिंग है। अब जब वो बैठे तो जॉफ शुरू हो जाता। जॉफ कहता है, सोफी मेट डैनी कैसे? सोफी रिगल वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। रिगल करना मतलब थोड़ा सा एडजस्ट होना, थोड़ा सा जगह बनाना। सोफी रिगल वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। टेबल के जिस कोने में बैठी थी वहाँ पर वो थोड़ा सा हिलने डुलने लगी, थोड़ा सा अपनी पोजीशन बनाने लगी। कब? जब जॉफ जोर से बोलता है, सोफी मेट डैनी कैसी। जैसे उनके पिता ने सुना, हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन। डिसडेन मतलब नाराजगी, गुस्सा। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक। उसके पिताजी, जैसे जॉफ ने कहा कि वो डैनी कैसी से मिले पापा मालूम है, पिताजी का गला, पिताजी ने अपना गर्दन मोड़ा, ऐसी गर्दन जो भारी थी। थिक नेक, गला भरा हुआ था, और गाल भी तो गोल मटोल थे। ही वॉज रॉली पॉली काइंड ऑफ थिंग। सो टू लुक एट हर, उसको देखते हुए उन्होंने गला मोड़ा और फिर कहा हिज एक्सप्रेशन वो, और फिर उनका जो भाव भंगिमा थी वो एक तरीके से डिसडेन की थी। फादर टर्न हिज हेड एंड हिज हेड वॉज rather thick neck, was on resting on the thick neck. His expression was one of disdain. गुस्से में नफरत, घृणा, ये सब भावना आती है। डिसडेन, हताशा, निराशा, ये सारी भावना आती है डिसडेन शब्द में, डिसडेन। So he looked at her, his expression was one of disdain. के चेहरे की जो भाव भंगिमा थी थोड़ी सी उसमें नफरत दिख रही थी। कब? जब इसने कहा कि जॉफ ने कहा कि इसने मैरी कैसी को देखा है। जब थोड़ी नफरत में देखने लगे तो जॉफ फिर से बोलता है, इट इज ट्रू। जॉफ ने कहा। तब पिताजी क्या बोलते हैं? पिताजी का जवाब होता है, आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था। टॉम फिनी इज अनदर ग्रेट सेलिब्रिटी। हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन। टेलीविजन को देखते हुए इज्जत पूर्वक, रेवरेंटली मतलब टू रेवर मतलब इज्जत करना, पूजा करना किसी की। और पूजा का अर्थ ऐसी वाली पूजा नहीं, पूजा का अर्थ इज्जत करना। आई रेवर महात्मा गांधी। I have great reverence for Subhash Chandra Bose. I have great reverence for रानी लक्ष्मी बाई। बहुत इज्जत करना, अत्यधिक इज्जत करना, उसे कहते हैं रेवरेंस। टू रेवर मतलब बहुत ज़्यादा किसी के लिए इज्जत करना, पूरे दिल से, तहे दिल से इज्जत करने को कहते हैं रेवरेंस। तो पिताजी तुरंत कहते हैं, आई वंस हैड ए मैन, न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। टॉम फिनी नाम के व्यक्ति को जो एक जानता था, उसे मैं जानता था। टॉम फिनी को नहीं जानते थे, लेकिन टॉम फिनी को जानने वाले को ये जानते थे। और ऐसा कहते हुए टेलीविज़न की ओर बड़ी इज्जत से उन्होंने कहा, बट वॉट वॉज ए, बट दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। जॉफ ने कहा, यस 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 यू टोल्ड अस, आपने बताया था हमें। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, हो सकता है कैसी भी उतनी अच्छी हो। बेटर देन दैट इवन, ही इज द बेस्ट। कैसी हो सकता है, टॉम फिनी से भी बेहतर हो। टॉम फिनी वॉज ऑल्सो ए ग्रेट सेलिब्रिटी, फुटबॉल प्लेयर। हाँ हाँ, आपने बताया था, जॉफ ने कहा।
फिर आगे होता है कैसे माइट बी दैट गुड समडे, कैसे भी एक दिन उतना अच्छा हो जाएगा जैसा टॉम फिनी था, बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट, उससे भी बेहतर हो जाएगा, वो तो सबसे अच्छा है। ये सब बयानबाजी चल रही है कैसे के बारे में, सोफी की और जॉफ की।